बात करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब और खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। लगातार छठे दिन अमेरिकी हमलों में ईरान के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रणनीतिक बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई के दावे कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि खाड़ी क्षेत्र में बड़े सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है, जिसका असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी साफ तौर पर पड़ सकता है। आखिर इस संघर्ष का अगला पड़ाव क्या होगा और इससे दुनिया कितनी प्रभावित होगी, आइए देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। अमेरिका ने ईरान पर लगातार छठवें दिन भी हमला जारी रखा। इन हमलों में दक्षिण ईरान का एक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पुल तबाह हो गए। अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हालिया हमलों के बाद ईरान की कमर और भी टूट चुकी है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने हॉर्मुज में भी कई हमले किए हैं। वहीं दक्षिणी ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट के पास भी धमाके सुने गए। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किए हैं। वहीं पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। हमले में पोर्ट के कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कंट्रोल टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीर भी शेयर की है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। ये बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच उपलब्ध कराता है। सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में तटीय निगरानी केंद्र, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य लॉजिस्टिक्स और समुद्री सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने दावा किया है कि युद्ध विराम टूटने के बाद अमेरिकी हालातों में 38 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं IRGC ने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके अलावा ओमान के घनीम क्षेत्र में अमेरिकी एयर कंट्रोल रडार और हॉर्मुज में स्थित एक समुद्री निगरानी रडार को नष्ट करने की भी बात कही गई है। साथ ही कोरिया में भी अल तनफ इलाके में अमेरिकी सेना के कमांड सेंटर पर हमले का दावा किया गया है। वहीं कुवैत ने कहा है कि ईरान ने हाल के हमलों में बिजली बनाने और पानी को खारेपन से मुक्त करने वाले एक प्लांट को भी निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने कुवैत में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है। फार्स न्यूज के मुताबिक चाबहार बंदरगाह पर हमले के बाद ईरानी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के सैन्य या कारोबारी हितों से जुड़े क्षेत्र के 5 प्रमुख पोर्ट्स को निशाना बना सकता है। फार्स न्यूज के मुताबिक चाबहार बंदरगाह पर हमले के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के सैन्य या कारोबारी हितों से जुड़े क्षेत्र के 5 प्रमुख पोर्ट्स को निशाना बना सकता है। इसमें UAE का जेबेल अली पोर्ट, बहरीन का मीना सलमान, कुवैत का शुआइबा पोर्ट, कतर का हमाद पोर्ट और सऊदी अरब का किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट शामिल है। उधर हूती हॉर्मुज में हमला जारी रहने की स्थिति बार बार लाल सागर में व्यापारिक समुद्री मार्ग बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दे रहा है। इस बीच आज यमन के दक्षिणी तट पर अदन की खाड़ी में अज्ञात सशस्त्र लोगों द्वारा रासायनिक टैंकर असाना पर कब्जे की खबर सामने आई है। हालांकि जहाज में झंडे की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इसका अगला गंतव्य सोमालिया बताया जा रहा है। अगर जल शोधक संयंत्रों पर हमला बढ़ता है तो पश्चिम एशिया में हालात और भी खराब हो सकते हैं। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। सर बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि खाड़ी जो देश हैं उनके लिए कितनी बड़ी संकट की घड़ी अब आन खड़ी हुई है, क्योंकि पहले भी हमने देखा स्थिति कैसी थी, अमेरिका का लगातार हमला और उसके बाद ईरान का पलटवार। क्या कुछ कहता है, क्या भविष्य नजर आता है? धन्यवाद गौरव जी। सबसे पहले यह बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो सबसे ज्यादा असर जो पड़ने वाला है, मेरी सोच विचार से ये अरब देशों के ऊपर पड़ेगा अभी, क्योंकि अमेरिका के ऊपर जो जिस प्रकार से असर ईरान चाहता है वो होने वाला नहीं है। अमेरिकन एसेट्स जो जिनको अटैक कर रहे हैं वो तो सभी इन्हीं जगहों पर हैं, बहरीन में, कुवैत में, ओमान वगैरह में जी। अब जाके अगर ईरान ने जो बंदरगाह के ऊपर भी अभी हमला अगर शुरू कर दिया है तो उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर मुझे लगता है फिर फर्क पड़ जाएगा। और ये एक इकोनॉमिक असर पड़ता है अभी, ये मुझे अभी दिख रहा है। लेकिन क्या क्या काबिलियत है ईरान की सबको इस प्रकार के या स्पेसिफिक टारगेटिंग करने का, इसमें मुझे अभी तक शक है। बेसिकली जो मेरे अपने ख्याल है, ये लड़ाई ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हो सकता है 2-4 दिन और चले, लेकिन एक तरफ से समझौता होने वाला है। और ये समझौता अभी एक चीज पर निर्भर है, ईरान को मानना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो नदी, वो जो शिप्स जारी है
उनके ऊपर वो हमला ना करे। हम्म। ये एक तरफा डिसीजन लिया था ईरान ने, जो मैं समझता हूँ गलत था, और ईरान को भी इसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो अल्टीमेटली अमेरिका को यह थोड़ा सा असर पड़ता है, ईरान को बहुत असर पड़ा है, गल्फ देशों को बहुत असर पड़ा है। बाकी जो देश हैं जो इन्वॉल्व नहीं है, भारत जैसे देश जो जी। ऑयल इंपोर्टिंग देश है, हम्म। हम ये मैं कहना चाहता हूं कि सप्लाई साइड में भारत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम्म। गैस और ऑयल का, लेकिन कीमतें जरूर बढ़ सकती हैं। इसके अलावा और ये भी कुछ हद तक भारत कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उस प्रकार का बड़ा असर मुझे नहीं लगता है होने वाला है कीमतों के अलावा। हम्म। जिस प्रकार का सिचुएशन आया था भाई कई देशों में राशनिंग वगैरह का, वो भारत में होने वाला नहीं है। ये कंट्रोल में आ गया क्योंकि सोर्सेज कई अलग अलग जगह से हम इस समय पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जी। और ये मुझे लगता है भारत को इस कठिन स्थिति से बाहर निकाल देगा। ऐसे में ध्रुव जी, क्या समुद्र में भी जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ उसका दायरा नजर आ सकता है, और क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो कहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा और किन किन देशों पर सबसे ज्यादा ये प्रभाव डालेगा? देखिए ये बढ़ सकता है, लेकिन मैं पहले भी ये एक चीज कह चुका हूं कई चैनल्स के ऊपर कि हम्म। ये इस युद्ध को लंबा चलाने में अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही ये ईरान का इंटरेस्ट है। तो एक तरफ से दोनों अपनी अपनी पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि जीत हमारी है, और हम दूसरे पार्टी को अपने टर्म्स पर टॉक पर लाएंगे। ये दोनों को कुछ हद तक पीछे हटना पड़ेगा, जी। लेकिन इस प्रकार से हटेंगे कि वो अपनी पब्लिक को ये दिखा सकेंगे कि जीत उनकी हुई है। हम्म। तो मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिनों में ये कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, और उसके बाद फिर से फायरिंग बंद हो जाएगी, शांति नहीं आएगी, फायरिंग बंद होगी और टॉक्स फिर से शुरू हो जाएंगे। हम्म। सबसे ज्यादा जो असर जो मुझे लगता है, ईरान तो खैर बहुत मार खा चुका है, हम्म। लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। जी। असर पड़ेगा जिन देशों में शांति है, देखिए, अरब इस पर देशों के सबकी ऊपर नजर असर है पड़ेगा। ध्रुव जी कि ईरान का टेक क्या हो सकता है। पहले बातचीत की मेज पर बुलाया गया, उसके बाद जो स्थितियां हुई वो जग जाहिर है, और उसके बाद अब ये एक बार फिर से जो स्थितियां पैदा हो रही हैं लगातार संकट की, तो ऐसे में ईरान का टेक क्या हो सकता है? किस तरह से पलटवार होगा, या युद्ध अभी आगे और ज्यादा बढ़ सकता है? क्या इस पर आप कहेंगे? किस तरह से आपको क्या नजर आता है कि भविष्य कैसा हो सकता है? देखिए ईरान का टेक तो सिंपल है, वो चाहता है कि टोल लगाए हॉर्मूज के ऊपर, हम्म। और उसका कारण ये है कि उसने बहुत नुकसान झेला है अभी तक। तो वो बोलता है मैंने कहीं तो कवर अप करना है, और वो कहता है कि अमेरिका को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बार अमेरिका अगर हट जाए और ईरान ने टोल लगाना शुरू कर दिया, तो ईरान बिग बॉस बन जाएगा पूरे अरब देशों के ऊपर। बिल्कुल। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हम्म। तो अरब देशों का इस समय पर अमेरिका के साथ रहना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो वहां से अमेरिका हट जाता है, तो हम्म। अरब देश जितने भी है वो ईरान के दबाव में आ जाएंगे। तो बढ़ सकता है, जरूर बढ़ सकता है, और ये रेड सी के ऊपर भी जा सकता है, जिसका असर मैं समझता हूँ ज्यादा होगा, हम्म। क्योंकि हॉर्मूज बंद है। और अगर रेड सी का रास्ता बंद हो गया बाब एल मंदेब से, जहां पर हुती हुती थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकते हैं, तो जो हम्म। मेडिटेरेनियन से शिपिंग सुएज कनाल, रेड सी, बाब एल मंदेब और इंडियन ओशन को आती है, वो फिर रुक जाएगी, और उनको केप रूट साउथ अफ्रीका के नीचे से जाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार किलोमीटर लंबा रास्ता पड़ता है। हम्म। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएंगे वगैरह वगैरह, और कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी सप्लाई साइड में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूं, गौरव जी। जी। तो ऐसे में अमेरिका आखिर चाहता क्या है? मतलब ये सवाल बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, और हर दिन के साथ ये और ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि पहले बातचीत तक लेकर आए, और उसके बाद फिर भी हमले लगातार जारी हैं। तो कहां ये पेज अभी भी फंसा हुआ नजर आता है, जहां आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति रही तो अभी भी ये हमले लगातार जारी रहेंगे? देखिए पहले अमेरिका चाहता था कि रिजीम चेंज हो जाएगा, और वहां पर फिर मामला खत्म हो जाता है, हम्म। लेकिन रिजीम चेंज हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने जो जो गोल पोस्ट है वो बदली होते गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको हम ले लेंगे, और जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। जी। देखिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो काफी पीछे हो चुका है, अगले कम से कम 10 साल पीछे हो चुका है, हो सकता है इससे भी ज्यादा। लेकिन जी। इनरिच्ड यूरेनियम अभी तक अमेरिका को मिला नहीं है, और ना तो मिलने वाला है। अब तीसरी जगह पर अमेरिका ने कहा कि कम से कम हॉर्मूज में शिपिंग फ्री होने चाहिए, फ्री एंड ओपन। जी। अभी पहले से ही फ्री एंड ओपन थी, अभी उस स्टेट पर आ गया अमेरिका कि यहां पर तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। और ये मुझे मुझे लगता है अमेरिका इससे पीछे हट नहीं सकता है।
वो इसको फ्री एंड ओपन करके ही रहेगा, ना तो उसकी जो इज्जत है, उसकी जो स्टैंडिंग है अरब वर्ल्ड में, वो खत्म हो जाएगी। जी। तो मुझे लगता है समझौता भी मुझे यहां पर आ जाएगा। अमेरिका न्यूक्लियर इशू के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालेगा, लेकिन इसके ऊपर मुझे लगता है दोनों पक्ष मान जाएंगे। अमेरिका भी कोई कंट्रोल नहीं करेगा और ईरान भी नहीं, और इसके बीच में कुछ कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, जिससे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री एंड ओपन शिपिंग पहले की तरह फिर से शुरू हो जाए। चलिए देखना होगा कि आगे आने वाला समय कैसा होता है दोनों देशों के लिए और साथ साथ खाड़ी देशों के लिए और उसके अलावा पूरी दुनिया के लिए, कि आखिर ये जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी या जो अभी हम हमले देख रहे हैं वो आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप बने रहिए ध्रुव जी हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है।